नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आज हम फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं मैथ के 10 महत्वपूर्ण सवाल लेकर, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण 10 सवाल है। और आज ये हमारा टेस्ट नंबर 3 है और हम अपने चैनल पे 2 और टेस्ट सीरीज 10-10 सवाल का अपलोड कर चुके हैं, जो आप अगर नहीं देखे होंगे तो जा कर के देख लीजिएगा। और अगर हमारा बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप जो भी आपको गिला शिकवा है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। तो देखते हैं सवाल नंबर 1। तो पहला सवाल कहता है कि 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 5:7, 7:9 तथा 2:1 है। इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है? नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत निकालना है। 3 समान क्षमता का बोतल है, उसमें क्या चीज भरा हुआ है? तो मिल्क और वाटर, दूध और पानी भरा हुआ है। मान लीजिए बोतल 1 है, बोतल नंबर 2 और बोतल नंबर 3। बोतल नंबर जो पहला है उसमें 5:7 के अनुपात में है, दूसरा में 7:9 के अनुपात में दूध और पानी भरा हुआ है, और तीसरा में 2:1। देखिए, तो कहता है 3 समान क्षमता के बोतल है। समान क्षमता के बोतल है तो उसमें द्रव जो भरा जाएगा वो भी तो बराबर रहेगा, वो भी तो समान रहेगा। लेकिन इसमें 12 यूनिट है, 7×5 12 यूनिट, इसमें 9×7 16 यूनिट है, इसमें 2×1 3 यूनिट है, तो समान तो है ही नहीं है। तो इसको समान बनाते हैं। इसको समान कैसे बनेगा? तो ये जो एलसीएम ले लेंगे हम किसका, इन तीनों के योग का एलसीएम लेंगे। 7×5 12 और 9×7 16 और 2×1 3। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 48। अब इस सबको हम 48 बना देंगे। तो कितना हो जाएगा? इसमें 7×5 12 है तो 4 से गुना, 9×7 16 है तो 3 से गुना, 2×1 3 है तो 16 से गुना। अब इसमें देखिए सब में समान 48 यूनिट सब में द्रव है। 7×5 12 48, 9×7 16 48, 2×1 3 और 16 दिया 48। अब हम इसको एक बड़ा बोतल में खाली करेंगे तो मिल्क और जो वाटर का रेशियो होगा वो होगा 5×20 अनुपात 7×28। ये होगा 7×21 अनुपात 9×27। ये होगा 16×2 = 32 अनुपात 16×1 16। जो बड़ा बोतल में हम खाली डालेंगे ना, तो इस रेशियो में उसमें बोतल में मिल्क और वाटर जाएगा। इसको जोड़िए, 2×1 3, 2×4 3 7 अनुपात 8×7 15 6 21 के हाथ में 2 2 2 4 5 2 7। इन तीनों बोतल के मिश्रण को जब बड़ा बोतल में उछलेंगे तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है हमको 73:1 मिलेगा। देख लीजिए फिर से, पहले 5:7 7:9 2:1 के रेशियो में उसमें है तीनों बोतल में द्रव का मात्रा। लेकिन कह रहा है समान क्षमता की बोतल है, तो पहले इसको समान कर दिए। समान करने के लिए इन तीनों का एलसीएम लिए, इन तीनों के अलग अलग जोड़ के एलसीएम लिए, उसमें एलसीएम 48, सबको 48 बना दिए। ठीक है, उसको अब इसका रेशियो हो जाएगा 20:28। देख लीजिए यहाँ से 21:27 32:16। तीनों को जोड़ेंगे इधर, तीनों को जोड़ेंगे इधर। नया बोतल में जो दूध और पानी का रेशियो रहेगा वो 73:71 रहेगा। अब हमको निकालना क्या चाहिए? तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है? तो मिल्क परसेंट निकाल दीजिए। मिल्क परसेंट पर क्या चाहिए होगा? मिल्क बटा टोटल गुना 100। तो मिल्क कितना है? 73 बटा टोटल कितना हो जाएगा? 73 और 71 कितना होगा? 3 1 4 7 7 14 144 और गुना 100। अब इसको काटिए तो 73 तो कट में नहीं करेगा, नहीं। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर अगर 72 रहता तो 72 दूनी 144 और 2 से 50 मैंने 50 आता, लेकिन यहाँ पर 73 है तो 50 से कुछ ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसको हम लिख चल सकते हैं 50.5% हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसमें देखने वाली बात यह है
कि कह रहा है समान क्षमता का बोतल है, लेकिन यहाँ जो 5:7, 7:9, 2:3 ये अलग अलग दे दिया है। इसको एलसीएम के पहले समान बनाते हैं, फिर नया जो रेशियो होगा ये होगा और सबको जोड़ देंगे तो नया बोतल में जो मिल्क और दूध का रेशियो होगा 73:1 हो जाएगा। मिल्क का प्रतिशत निकालना है, मिल्क बटा टोटल गुने 100, मिल्क 73 है, टोटल 144 है, गुना 100 50.5% आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। तो देखते हैं सवाल नंबर 2। कहता है कि अनुराग और अमर के पास कुल 72,000 रुपया है। अनुराग अपनी धनराशि का 16% खर्च करता है, जबकि अमर अपनी धनराशि का 28% खर्च करता है। अब उनके पास धनराशि का 79% हिस्सा बचा है, तो अनुराग का हिस्सा कितना है? तो इसमें हम एलिगेशन मेथड से इसको बनाएंगे। जब दो अलग अलग मान दिया है और एक संयुक्त मान दिया रहता है तो हम उसमें मिश्रण विधि का प्रयोग करके सवाल को बनाते हैं। अब जैसे दो अलग अलग मान दिया है, खर्च दिया है अलग अलग, पहले आपका अनुराग का खर्च दिया और फिर आपका अमर का खर्च दिया और फिर दोनों का मिला के दिया। यहाँ पर 79% हिस्सा बचा है और 79% हिस्सा बचा है तो खर्च कितना किया होगा? 21% खर्च किया होगा, यानी कि दो अलग अलग खर्च दिया, एक संयुक्त खर्च दिया। तो हम इसमें एलिगेशन विधि का प्रयोग करके इस सवाल को बनाएंगे। देखिए यहाँ ये अनुराग और ये अमर, ठीक है। तो अनुराग कितना खर्च कर रहा है? 16%। और अमर कितना खर्च कर रहा है? 28%। और देखिए ये कह रहा है कि दोनों मिलकर 79% हिस्सा बचाता है, बचा 79% बचा, तो दोनों मिलकर खर्च कितना किया होगा? 21%। जब यहाँ खर्चा ले रहे हैं ना तो ये बीच में भी खर्च को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ बचत लेंगे तो यहाँ भी बचत लेते हैं। अब इसके रेशियो निकाल दीजिए, कितना होगा? 7, इधर से होगा 5, 7:5। अभी जो 7:5 निकला ये दोनों के धन का रेशियो निकला, ठीक है। 7:5 मतलब अनुराग के पास अगर 7 यूनिट धन है तो अमर के पास 5 यूनिट धन है, और कुल दोनों के पास कितना है? 72 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ कुल कितना हो जाएगा? 12 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट बराबर 72,000। हमको निकालना किसका है? अनुराग का। अनुराग का कितना है? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 72,000 बटा 12 गुने 7 बर्छक 72, 6,000 बराबर 42,000 आंसर। सबसे पहले समझिए कि एलिगेशन जब दो अलग अलग मान दिया है, एक संयुक्त मान दिया है, तो उसमें मिश्रण विधि का प्रयोग होता है। और मिश्रण विधि यहाँ जब खर्च है, यहाँ खर्च है और यहाँ बचत है, तो इसको भी खर्च में बदल देंगे। जब 79% बचत है तो खर्च 21% रहा होगा। एलिगेशन लगा के जब ये जो रेशियो निकलेगा दोनों के धन का रेशियो निकलेगा, तो दोनों के धन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 यूनिट। अब कुल धन कितना है? 72,000, यानी कि 12 यूनिट का मान है 72,000। अनुराग का हिस्सा निकालना है, अनुराग का हिस्सा है 7 यूनिट, 7 यूनिट का मान हो जाएगा 42,000। अब इसमें अगर एक सवाल और जोड़ देता है कि अनुराग के पास कितना प्रतिशत, जैसे अनुराग का हिस्सा 42,000 है लेकिन उसके पास कितना प्रतिशत हिस्सा बचा हुआ है, कितना प्रतिशत उसका खर्च हो गया, कितना बचा हुआ है। अगर ये पूछ देता है कितना बचा हुआ है तो कैसे निकालते हैं? बचत बराबर क्या हो जाता? अनुराग का बचत 42,000 गुने, यहाँ देखिए अनुराग 16% खर्च कर रहा तो बचा रहा होगा कितना? 84%। बस 42,000 का 84% निकाल देना है, 2 0 से 2 0, जो काट के आंसर ले लेंगे, हो जाएगा आंसर 84, 420 गुने 84 कितना हो जाएगा? इसको गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पूछता क्या कि बचत कितना है अनुराग का, ठीक है। अनुराग का अगर बचत पूछ देता और अगर फिर अमर का पूछ देता तो फिर इसका यहाँ से निकाल लेते 5 यूनिट का मान, उसमें फिर 28% निकाल देते तो अमर का आ जाता। देखते हैं सवाल नंबर 3।
देखते हैं सवाल नंबर 3। कहता है यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9:17 है और अगले 22 वर्षों के बाद यह अनुपात 15:43 हो जाएगा, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है? 9:17 है। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है फिलहाल 9:17 है, लेकिन अगले 22 वर्षों बाद यह अनुपात 15:43 हो जाएगा। 22 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 15:43। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में मूलधन समान रहता है, हर वर्ष मूलधन समान रहता है, मूलधन कभी बदलता नहीं है। लेकिन देखिए तो यहाँ मूलधन 9 है और यहाँ 15 है, क्या ये समान है? नहीं। इसको समान करेंगे, इसको समान कैसे करेंगे? तो 9 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 9 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 45। अब इन दोनों को हम 45-45 बना देंगे, तो दोनों हो जाएगा समान। इसको 45 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना और इसको 45 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना। ठीक है, अभी समान हो गया। अब जो नया रेशियो हो कितना होगा? 45:85 और यहाँ सही 45:43/3, 4×12, 3×9, 129। अब देखिए यहाँ भी मिश्रधन 45, यहाँ भी मिश्रधन 45। ये इस पर ध्यान नहीं देना, हम खाली देखना है कि मूलधन हमेशा समान रहता है। तो जब मूलधन हमेशा समान रहते हैं तो यहाँ 9 यहाँ 15 कैसे अलग अलग कैसे होगा? इसको समान करना है। समान करने के लिए इसमें 5 से गुना किए, इसमें 3 से गुना किए, दोनों जगह अब समान हो गया। अब मेरा ही सही हो गया। अब क्या कहता है कि 22 वर्षों के बाद यह अनुपात 15:43 हो गया, लेकिन अब इस रेशियो पर इस रेशियो को नहीं लेके चलेंगे, अब इस रेशियो को चलेंगे कि 22 वर्ष बाद ही हो गया होगा आपका 45:129। ठीक है, तो 22 वर्षों में देखिए कितना बढ़ाई, कितना बढ़ा? 9 में से 5 गया 4 और 12 में से 44 यूनिट। ठीक है, 22 वर्ष में मिश्रधन जो है सो 85 से 129 हो गया है, माने 44 यूनिट बढ़ा है। ठीक है, तो एक वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 22 वर्ष में अगर 44 यूनिट बढ़ा है, ठीक है, तो एक वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 2 यूनिट। तो एक वर्ष में जितना ब्याज मिलता है उसी से तो रेट निकलता है। एक वर्ष में कितना यूनिट में ब्याज मिला है? 2 यूनिट। तो रेट बराबर कितना हो जाएगा? 2 और बटा मूलधन कितना है? 45 और 100 से गुना। इसको काटिए, 5×9 45, 5 से 20 बार में 40/9 बराबर 4.4/9%। आंसर रेट हमारा हो गया 4.4/9%। खाली इसमें देखना है कि मूलधन हर जगह समान रहता है। यहाँ 9 है, यहाँ 15 है, दोनों को 45-45 बना दिए। 85 से 129 हो गया, मतलब 44 यूनिट बढ़ा है 22 वर्ष में। एक वर्ष में कितना यूनिट बढ़ा होगा? 2 यूनिट। तो रेट निकालने के लिए ब्याज बटा मूलधन गुने 100, तो ब्याज कितना है? 2 बटा मूलधन 45 गुने 100, 40/9 बराबर 4.4/9%। देखते हैं सवाल नंबर 4। देखते हैं सवाल नंबर 4। कहता है कि ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:5:4 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों 35 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। ए और बी दोनों ने मिलकर 28 दिन काम किया, तो शेष काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, ए, बी और सी का जो इफिशियंसी का रेशियो है वो 7:5:4 है। तो इफिशियंसी मत कहने का मतलब हुआ कि ए डेली 7 काम कर सकता है, बी डेली 5 काम कर सकता है और सी डेली 4 काम कर सकता है। अब तीनों जब मिलकर काम करता है तो 35 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो ए डेली जब 7 काम, बी 5 काम और सी 4 काम करेगा, तो तीनों मिल के डेली कितना काम खत्म कर देगा? 7 × 5 = 12, 4 = 16 काम।
और जब डेली 16 काम होगा, अब 35 दिन तक 16 काम होगा, यानी कि काम कितना होगा कुल 16 गुने 35, डेली 16 काम खत्म कर रहे तीनों मिलके 35 दिन में खत्म किया, तो काम कुल कितना रहा होगा 16 गुने 35। अब इसको गुना कीजिए, तो 16 गुने 35 की जगह तक 35 350 और 35 शक हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए। 35 में 16 85 गुना हाथ में 8 16 48 और 8 8 56 560, यानी कि जो टोटल काम है वो आ गया हमारा 560 आ गया। ठीक है, ए का एफिशिएंसी 7 है, बी का एफिशिएंसी 5 है, सी का एफिशिएंसी 4 है, तीनों मिल के एक दिन में 16 काम करेगा और 35 दिन तक काम किया है, यानी कि टोटल वर्क हुआ 560। ठीक है, लेकिन आप कहता है कि ए और बी 28 दिन तक काम किया है, तो ए और बी डेली कितना काम खत्म करेगा 12 काम, और दोनों मिलकर 28 दिन तक काम करेगा, तो ये दोनों 28 दिन में कितना काम खत्म कर लेगा, तो 12 गुने 28। ठीक है, तो 280 और 56 28 गुने 12 करेंगे तो 280 और 56 कितना होगा 336। 336 देखिए 560 काम में से ए और बी मिलके 336 काम खत्म कर दिया, तो शेष काम कितना बचेगा जो सी को करना है, शेष काम बचेगा कितना। ठीक है, शेष काम हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए, 560 माइनस 336 का कितना हो जाएगा 4 2 224। ठीक है, 224 शेष काम बचेगा, और डेली कितना काम करता है सी 4 काम, तो सी का जो टाइमिंग है कर कितना दिन लगेगा, तो सी का जो टाइम है, टाइम ऑफ सी बराबर कितना टाइम लगेगा 224 बटा डेली 4 काम करता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 5 20 और 4 6 24 56 दिन, आंसर हो गया। देखिए ए बी और सी 3 आदमी है, ए डेली 7 काम, बी डेली 5 काम, सी डेली 4 काम, तीनों मिल के 16 काम 35 दिन में पूरा कर रहा है, काम हो गया 560। ए और बी मिलकर 28 दिन काम किया, तो ए 7 काम बी 5 काम, दोनों मिलकर 12 काम, 28 दिन में 336 काम पूरा कर लेगा। शेष बचेगा कितना 560 माइनस 36 224 काम शेष बचेगा, तो टाइम ऑफ सी का समय कितना लगेगा जो शेष बच गया उसको खत्म करने में, 224 बटा 4 बराबर 56। देखते हैं सवाल नंबर 5। अब देखते हैं सवाल नंबर 5, कहता है दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 2:5 है, यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, तो दोनों रेलगाड़ी के गति में क्या अंतर है। ठीक है, दो रेलगाड़ी है, मान लीजिए ट्रेन 1 है, मान लीजिए ट्रेन 2 है, इसका जो स्पीड का रेशियो है 2:5 है, और पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, यानी कि इसका पहला जो T1 का जो स्पीड हो चाल हो जाएगा कितना हो जाएगा, दूरी बटा समय मैंने 350 बटा 5 बराबर 70 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ यूनिट में कितना दिया है गति का अनुपात 2, यानी कि 2 यूनिट का मान है 70। ठीक है, तो हमको निकालना किसका है, दोनों गति में क्या अंतर है, दोनों गति में क्या क्या अंतर है, देखिए 3, दोनों के स्पीड में कितना का अंतर है 3 यूनिट का अंतर है, तो बस 3 यूनिट का मान हमको निकाल देना है। 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 70 बटा 2 गुना 3, 35 बार में कट गया, 35 3 105 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। देखते हैं सवाल नंबर 6। तो देखते हैं सवाल नंबर 6, कहता है किसी निश्चित ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 8,000 रुपया हो जाती है और 5 वर्षों में 27,000 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 वर्ष में कितना हो गया 3, 1 वर्ष। ठीक है, यहाँ से फिर भागा 1 वर्ष, और यहाँ पर 2 वर्ष में कितना हो गया 8,000 रुपया, और 5 वर्ष में 27,000 रुपया हो गया। ठीक है, 3 वर्ष
4 वर्ष 5 वर्ष, 1 वर्ष, हम एक वर्ष का लेके चलो, 1 वर्ष और 1 वर्ष, 5 वर्ष में कितना हो गया 27,000। यहाँ से यहाँ जाने में हमको लग रहा है 5 वर्ष, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग रहा है 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष में वो 8,000 से 27,000 हो गया है। यहाँ से यहाँ जाने में 5 वर्ष लग रहा है, लेकिन यहाँ तो 2 वर्ष ऑलरेडी पहले ही पहुंचल है, तो 2 वर्ष से 5वें वर्ष जाने में 3 वर्ष न लगेगा। तो 3 वर्ष में देखिए तो कितना गुना हो गया है, 3 वर्ष में कितना गुना हो गया है 27,000 बटा 8,000, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 27 बटा 8 गुना, यानी कि 3 वर्ष में अगर 27 बटा 8 गुना हुआ है तो 1 वर्ष में कितना गुना हुआ होगा, 1 वर्ष में कितना गुना हुआ होगा ये निकालने के लिए हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे, 27 बटा 8 का क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब रूट लेंगे ना तो ये आ जाएगा 3 बटा 2। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मूलधन है हर वर्ष 3 बटा 2 गुना से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर भी ये 3 बटा 2 गुना हुआ होगा, यहाँ पर भी ये 3 बटा 2 गुना हुआ होगा, यहाँ पर भी 3 बटा 2 गुना हुआ होगा, यहाँ पर भी 3 बटा 2 गुना हुआ होगा, और यहाँ पर भी 3 बटा 2 गुना होगा। 1 वर्ष में हर बार 3 बटा 2 गुना हो जाता है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष में हो रहा है 8,000, तो 2 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 3 के 9 बटा 2 दूनी 4 गुना, तो P गुने 9 बटा 4 बराबर 8,000। जब 1 वर्ष में 3 बटा 9 गुना 3 बटा 2 गुना हो रहा है तो 2 वर्ष में 9 बटा 4 गुना होगा ना, और 2 वर्ष में हो कितना रहा है 8,000, यानी कि P 9 बटा 4 गुना होने के बाद 8,000 हो गया है। तो P का मान कितना हो जाएगा 8,000 गुने 4 बटा 9। देखिए तो इस सवाल में हम ऑप्शन लिखे हैं ताकि ऑप्शन से छट जाएगा। देखिए तो 8 चौको 32,000 बटा 9 हो जाएगा ना, ये 32,000 बटा 9। तो पहले इसको 9 से काटिए, 9 तिया 27, और इस पर बचेगा कितना 5, तो 5 पर 0, तो 9 6 54 नहीं लगेगा, 6 बार में नहीं जाएगा, 9 5 45, यानी कि पहले तो आएगा यहाँ पे 3 और उसके बाद आएगा 5, 3 के बाद 5, 4 बार में, शुरू में 4 बार में लगभग नहीं करेगा, ऑप्शन कट गया। उसके बाद 3 2 बार और शुरू बार में आंसर, मतलब डायरेक्ट ये ऑप्शन यही होगा, हमारा आंसर होगा 5.55 आंसर। देखिए फिर से, जैसे 9 तिया 27, यहाँ बचा 5 पर 0, तो 5 पर 0 तो 9 5 45 लगेगा, ताकि 9 6 54 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे अपने आप यहाँ पे छट जा रहा है, बाकी तीनों इसमें कोई है ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और इसको थोड़ा सा देखिए शॉर्ट में इसको कैसे बनाएंगे, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, इसको उतार लीजिएगा, शॉर्ट में कैसे करेंगे तो देख लीजिए। ये बार बार एक बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सब नीचे वैसे ही रहेगा, ठीक है। P है 2 वर्ष, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, 2 वर्ष में कितना हो गया 8,000, और यहाँ पर 3 वर्ष कितना हो गया 27,000, ठीक है। तो 1 वर्ष में डायरेक्ट निकाल देंगे, 27,000 बटा 8,000 का क्यूब रूट ले लेंगे, 3 0 से 3 0 कट गया, 3 बटा 2। तो 1 वर्ष में 3 बटा 2 हुआ, तो यहाँ 2 वर्ष में 9 बटा 4 हुआ होगा। बस बारी बारी से लिखने का जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख देते। P गुणा 9 बटा 4 बराबर 8,000, इसलिए P बराबर इतना आंसर आ गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 7। कहता है रमेश ने 40,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद महेश 20,000 का निवेश करके व्यवसाय में साझेदारी की। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 10,000 रुपये का लाभ अर्जित किया
तो उसमें महेश का हिस्सा कितना है? कौन कौन है? रमेश है और महेश है। रमेश शुरू से अंतिम तक पूरा 1 साल रहा है 40,000 रुपये का निवेश करके, तो कितना दिन रहा है? 12 महीना रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा। प्रॉफिट बराबर होता है इसमें समय गुने पूंजी। और महेश 20,000 रुपये का निवेश किया है, 6 महीना बाद निवेश किया, यानी कि 6 महीना तक रहा, और ये शुरू से अंतिम तक है, यानी कि वर्ष पूरा वर्ष है 12 माह तक है। तो ये दोनों, ये जो है, ये जो रेशियो है, ये दोनों के प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो 20,000 से 2 बार में कट जाएगा और 6 दूनी 12, यानी कि इसका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 4:1 है। और यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ है? 10,000 रुपया, यानी कि 5, यहाँ 4:5, 5 दोनों को मिला के यहाँ 10,000 रुपया लाभ हुआ, यहाँ दोनों को मिला के 5 यूनिट का लाभ हो रहा है, यानी कि 5 यूनिट बराबर है 10,000। पूछ किसका रहा है? महेश का। तो महेश का यहाँ कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 बटा 5 बराबर 2,000 रुपया आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8। तो देखते हैं सवाल नंबर 8 कहता है दिए गए चित्र में AD बराबर BD बराबर AC, तो कोण C का मान क्या होगा? देखिए चित्र दिया हुआ है ABDC चित्र है। ठीक है, इसमें क्या चीज बराबर है? AD बराबर BD बराबर AC, मतलब ये तीनों जो रेखा है वो आपस में बराबर है, तो कोण C का मान क्या हो? और यहाँ पे दिया हुआ है ये जो बाह कोण है उसका मान है 108 डिग्री। ठीक है, तो हमें कोण C का मान निकालना है। कोण C बराबर वाट, इतना ही दिया हुआ है। ये यहाँ पे के कोने का मान दिया हुआ है, और BD AD और AC आपस में बराबर है। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। तो हम आप लोग के पहले भी बताए थे कि अगर ABC एक त्रिभुज है और BC भुजा को D बिंदु तक बढ़ाते हैं, तो ये जो कोण C जो बाह्य कोण है इसका मान क्या होगा? तो इसका मान किसी भी त्रिभुज के 2 अंतः कोण के योग का मान एक बाह्य कोण के बराबर होता है। मान लिया जाए कोण A बराबर x डिग्री है, कोण और कोण B बराबर y डिग्री है, तो कोण C जो बाह्य कोण है इसका मान x प्लस y डिग्री होगा। मान लिया जाए कोण A बराबर 20 डिग्री है और कोण B बराबर 60 डिग्री है, तो ये जो बाह्य कोण है इसका मान 80 डिग्री होगा। किसी भी त्रिभुज के 2 अंतः कोण के योग का मान बाह्य कोण के बराबर होता है। और एक बात और देखिएगा, मान लीजिए जाए कि ABC एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है और इसका BC भुजा AB भुजा AC भुजा के बराबर है, तो इसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। कहा जाता है कि किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। इस भुजा के सामने का कोण C है और इस भुजा के सामने का कोण B है, जो आपस में बराबर होगा। ये अगर 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये अगर 1 डिग्री होगा तो ये भी 1 डिग्री होगा। बस यही दोनों नियम का प्रयोग यहाँ करना है और मेरा सवाल बन जाएगा। तो देखिए, तो अगर हम त्रिभुज लेके चलते हैं ABD की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ABD में इस त्रिभुज का बाह्य कोण कहीं ना कहीं कोण D है। ABD का इस रेखा को अगर छुपा देंगे तो ये बाह्य कोण हो जाएगा ना, और इसका अंतर कोण कौन होगा? कोण A और कोण B। और एक बात और ध्यान रखिए, कह रहा है कि इस त्रिभुज ABD का बाह्य कोण कोण D हो गया, और बराबर भुजा के सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है, यानी कि इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण भी आपस में बराबर होगा। अगर ये हो जाता है थीटा,
तो ये भी होगा थीटा। बोलिए, कहता है कि दो किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा और बराबर भुजा के सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण आपस में बराबर होगा। इसको अगर थीटा मान लेते भी थीटा हो जाएगा और ये दोनों का योग का मान है 2 थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि अंतः कोण का योग बाह्य कोण के बराबर होगा। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में आते हैं ए डी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी की अगर बात करें तो ये ए डी और ए सी आपस में बराबर है। तो अगर इस ये 2 थीटा है, इस भुजा के सामने का कोण 2 थीटा है, तो इस भुजा के सामने का कोण ये भी तो 2 थीटा होगा। फिर से देखिएगा, ए डी सी, हम अभी डी को 2 थीटा निकाले हैं। इस ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण अगर 2 थीटा है तो इस भुजा के भी सामने का कोण तो 2 थीटा होगा। कहा है कि दोनों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, अब हम पूरा त्रिभुज की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा निकालते हैं। अब पूरा त्रिभुज में आइए, ए बी सी में पूरा त्रिभुज में देखिए तो थीटा और 2 थीटा दो अंतः कोण का ये बाह्य कोण है कि नहीं। इसको इस रेखा को 1 सेकंड के लिए छुपा दें, इस रेखा को 1 सेकंड के लिए हम छुपा दें। ठीक है, अब देखिए थीटा और 2 थीटा मिला के 108 डिग्री हो, 108 डिग्री हो कि नहीं, ताकि दो अंतः कोण का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसको मिला दीजिए तो हमको निकल गया थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 108 डिग्री, मतलब 3 थीटा बराबर 108 डिग्री और थीटा बराबर हो जाएगा 36 डिग्री और इसमें 2 थीटा बराबर हो जाएगा 72 डिग्री और कोण सी बराबर हो जाएगा 72 डिग्री आंसर। देखिए कोण सी 2 थीटा है, 2 थीटा बराबर 72 डिग्री, से कोण सी बराबर 72 डिग्री। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। बढ़िया सवाल है, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखते हैं सवाल नंबर 9। तो देखते हैं सवाल नंबर 9 कहता है यदि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और व्यास 30 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, और दिया है क्या चीज, वॉल्यूम और व्यास दिया है। तो शंकु का वॉल्यूम आयतन क्या चीज होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर दे दिया है 600 पाई, यहाँ 600 पाई बराबर हो जाएगा 1/3, पाई को पाई ही रहने देते हैं, और आर स्क्वायर अगर व्यास 30 है, डी अगर 30 है तो आर 15 होगा ना, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 30 है तो 15 होगा, तो 15 गुना 15 गुना एच। यहाँ से देखिए एच का मान निकल जाएगा, पाई से पाई कट गया, अब 15 चौके 60, 40 बार में कट गया, और 3 पचे 15, 5 से फिर 8 बार में, यानी कि एच बराबर कितना आ गया 8 और आर बराबर है 15। देखिए यहाँ एच बराबर आ गया 8। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, शंकु का टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो आर तो देल है लेकिन एल देले नहीं है, तो एल यहाँ से निकाल लेंगे। एल बराबर हो जाएगा क्या, एल बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 88 64 प्लस 15 15 है 2 25। ठीक है, और इसका स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 1 1 2 का अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट, यानी कितना हो जाएगा 17। एल बराबर आ गया 17 सेंटीमीटर, यहाँ आ गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, आप सबका मान रख लीजिए, तो पाई को पाई ही रहने दीजिए, आर हो जाएगा गुने 15 और एल कितना लाए 17 और प्लस आर हो जाएगा 15, यानी कि पाई गुने 15 गुने 15 और 17 कितना हो जाएगा 32। ऐसे गुना कीजिए, 15 में 32 से गुना करें तो 15 3 45 और 15 दूनी 30, 480 पाई, 480 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, सबका दो चीज का मान दे ले था, यहाँ से निकालिए एच का मान, फिर हमको निकालिए एल का मान, और फिर इसमें फार्मूला में रख दिए टी से
टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। आ गया मेरा आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 10। तो देखते हैं सवाल नंबर 10 कहता है इफ cosec थीटा बराबर 1.25 देन 4 टाइम थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 1 बटा sec थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 1 बराबर 8। मतलब cosec थीटा बराबर इतना दिया हुआ है और इसका मान निकालना है। cosec थीटा बराबर दिया हुआ है, cosec थीटा बराबर 1.25, पॉइंट को काटिए, 2 जीरो नीचे बैठेगा, 25 से 5 बार में 4 बार में बराबर 5 बटा 4। और cosec थीटा बराबर होता है h बटा p, यानी कि 5 बटा 4, यानी कि h का मान 5, b का मान 4, b का मान यहाँ से निकाल दीजिए, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट, तो 5 5 25 माइनस 16 अंडर रूट 9 b बराबर 3। ठीक है, अब मान यहाँ रखिए 4 टाइम थीटा, 4 और टाइम थीटा बराबर कैसे होता है p बटा b, तो p हो जाएगा कितना 4 और b हो जाएगा कितना 3, तो 4 बटा 3 माइनस 5 और 5 cos थीटा है, तो cos थीटा बराबर कैसे होता है b बटा h, तो b हो जाएगा कितना 3 और h हो जाएगा कितना 5, माने 3 बटा 5 और प्लस 1 और फिर से बटा, और sec थीटा बराबर कैसे हो जाएगा, sec थीटा बराबर हो जाएगा h बटा b, तो h कितना है 5 और b 3, यानी 5 बटा 3 और प्लस 4 और गुणे cot थीटा है, cot थीटा बराबर कैसे होगा b बटा p, तो b कितना है 3 और b कितना है 4, 3 बटा 4 माइनस 1। अब इसको हल कर लीजिए, तो देखिए तो कि 5 से 5 कट गया और 4 से 4 कट गया, और इसको कितना हो जाएगा 16 बटा 3 माइनस 3 प्लस 1 बटा 5 बटा 3 प्लस 3 माइनस 1। अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3 बटा 1, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और प्लस 3, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, 3 5 प्लस 9 और माइनस 3। ठीक है, 3 से 3 कट गया और ये हो जाएगा 16 प्लस प्लस में जोड़िए, 16 और 3 19 में से 9 गया कितना होगा 10 बटा 9 5 14 में से 3 गया कितना होगा 11, 10 बटा 11 इसका आंसर होगा। खाली यहाँ से सबका बारी बारी समान निकाल के इसका जो फार्मूला होता है उस पर मान बैठाना था। और ये हमारा 10वां सवाल पूरा हुआ और आज का टेस्ट सीरीज भी पूरा हुआ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।